हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के एक टॉपिक रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पर। देखो, रेगुलेटिंग एक्ट का जो मेन मकसद था, या ये कहने कि उसका मेन जो प्रोविजंस थे, उनके बारे में अगर नॉर्मली बात करें तो रेगुलेटिंग एक्ट में सबसे पहला काम किया गया था, गवर्नर जनरल को कलकत्ता के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया था। उसी के साथ में एक कलकत्ता में सुप्रीम काउंसिल की स्थापना कर दी थी, और उस सुप्रीम काउंसिल, जो कि पूरे भारत में विधि बनाने के लिए इंस्टीट्यूशन थी, उसी सुप्रीम काउंसिल का हेड गवर्नर जनरल को बना दिया। मतलब उस टाइम में 1772 से लेके आगे वारन हेस्टिंग, जो कलकत्ता के गवर्नर थे, उनको गवर्नर जनरल बना दिया और वो ही सुप्रीम काउंसिल के हेड बन गए। इसके बाद इसी के साथ में एक कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी। मतलब ये चार काम हुए थे। इन चार कामों से रेगुलेटिंग एक्ट मतलब काफ़ी फेमस रहा, पर इसी का ही एक नेगेटिव इफेक्ट भी आया कि इनकी जो जुरिडिक्शन पावर है वो क्लियर नहीं की गई थी कि क्या ईस्ट इंडिया कंपनी या गवर्नर जनरल सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आते हैं या नहीं, या सुप्रीमेसी किसकी है। मतलब ओवरऑल इस बात को क्लियर नहीं किया गया था। अब बात करते हैं इसके बेसिक की, कि बेसिकली ये क्या सिस्टम से आया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। देखो, 1688 में इंग्लैंड की जो ब्रिटिश क्राउन की जो प्रभुत्व थी वो समाप्त हो गई थी, और ब्रिटिश संसद क्या है, ब्रिटिश संसद ने पूरा जो सत्ताभार है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने संभाल लिया था। इसी के साथ में क्या है कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, या 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। तो इसके इन युद्धों में मतलब जो अंग्रेज़ों ने अपनी विजय प्राप्त कर ली, तो उसके बाद में कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में वास्तविक सत्ता प्राप्त हो गई। और बहुत वर्षों तक ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी के कार्यकलापों में हस्तक्षेप नहीं किया था। ब्रिटिश पार्लियामेंट अपना काम कर रही थी, इधर से ईस्ट इंडिया कंपनी अपना काम कर रही थी। और इसके धीरे धीरे क्या है कि भाई जैसे काफ़ी लंबा टाइम निकल गया था, तो कंपनी के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें काफ़ी भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया था। कंपनी के कर्मचारी जो भारत में काम कर रहे थे, उनका वेतन तो बहुत कम था, परंतु वे जब इंग्लैंड जाते थे तो वो बहुत ज़्यादा धनराशि के स्वामी होते थे। इसी के साथ में शान शौकत के साथ में रहते थे, कंपनी के शेयर खरीद लेते थे। अच्छा, उसके बाद धन बल के सहायता से वो ब्रिटिश पार्लियामेंट की मेंबरशिप भी प्राप्त कर लेते थे। इस तरह से क्या है कि भी ये थोड़े बदनाम होने लग गए थे। अ, अब इनका जो एक्चुअल में वहाँ पे इनको जो नाम दिया गया था, वो भारतीय नवाब का नाम दे रखा था। मतलब ये बड़ी शान शौकत से वहाँ पे इंग्लैंड में अपना जीवन यापन करते थे। तो इसके साथ में क्या है कि भी ये सब कारण थे, जिसके कारण क्या है कि भी एक रेगुलेटिंग एक्ट जारी किया गया। कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सबसे पहला एक्ट जारी किया था। इससे पहले जितने भी रूल रेगुलेशन आते थे, वो चार्टर के माध्यम से आते थे। ब्रिटिश क्राउन जो चार्टर जारी करते थे, उसी को ही भारत में अलग अलग जगह पे लागू किया जाता था। यहाँ पे सबसे पहला काम किया गया है, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट जारी किया। उस एक्ट का नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। देखो, इसमें आगे हम बात करें, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा अपना मनचाहा नियंत्रण कंपनी पे प्राप्त कर लिया था। इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था कि कंपनी के जो संगठन और प्रबंध में आई जो बुराइयां थी, उनको रेगुलेट करना। कंपनी के भारत में राजनीतिक वित्तीय गतिविधियां जो थी, उन पे नियंत्रण करना, न्याय व्यवस्था में उत्पन्न बुराइयों को दूर करना, ये इसके मेन ऑब्जेक्ट थे। जब हम बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के मेन प्रोविजंस की, तो देखो, मेन प्रोविजंस को अपने दो तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कुछ प्रोविजंस जो थे वो रिलेटेड टू इंग्लैंड थे। ठीक है, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष से 4 वर्ष कर दिया गया था। या कंपनी के जो शेयर होल्डर है, वो पहले 500 पौंड के जिनके पास शेयर हुआ, सॉरी,
हाँ, शेयर होल्डर्स जो है वो पहले 500 पौंड के जो जिनकी कमाई थी वो क्या है कि भी वोट दे सकते थे, या फिर अपने इसके बाद में क्या किया, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में 1000 पौंड के जो मालिक थे वो वोट दे सकते थे। पार्लियामेंट्री कंट्रोल किया गया। जो वित्तीय दस्तावेज थे उनमें इंग्लैंड की ट्रेजरी में प्रस्तुत करना उनके लिए आवश्यक कर दिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ये क्या है कि डॉक्यूमेंट भेजा जाना ज़रूरी कर दिया। इसी तरह से कुछ प्रोविजंस जो थे वो रिलेटेड टू गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट थे, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट से रिलेटेड जो मेन थे वो उनको हम मेन प्रोविज़न मानते हैं। जैसे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम काउंसिल, इसका फर्स्ट पॉइंट अगर बात करें तो उसमें क्या है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम काउंसिल। सुप्रीम काउंसिल की स्थापना की गई थी कलकत्ता में, और कलकत्ता के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और उसका जो टाइम पीरियड था वो 5 वर्ष निश्चित कर दिया गया था। और क्योंकि उस टाइम में कलकत्ता में गवर्नर वारन हेस्टिंग थे, तो नेचुरल बात है कि भी वारन हेस्टिंग को ही गवर्नर जनरल बना दिया गया था। गवर्नर जनरल के साथ में 4 मेंबर रखे गए, और निर्णय जो गवर्नर जनरल जो निर्णय लेता था वो मेजोरिटी के ब्याह पे निर्णय लेने का प्रोविज़न कर दिया गया। मतलब गवर्नर जनरल एंड काउंसिल जो भी निर्णय लेती थी वो मेजोरिटी के ब्याह पे निर्णय लेती थी। इसके साथ में पावर का सेंट्रलाइजेशन किया गया। बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता में जो मतलब इनको गवर्नर एंड काउंसिल को जो पावर्स दी गई थी उनको सेंट्रलाइजेशन का काम किया गया यहाँ। और क्योंकि उनमें क्या है कि आपस में कोई रिलेशन नहीं था, बॉम्बे के चार्टर अलग अलग टाइम पे आ रहे थे और कलकत्ता के चार्टर अलग अलग टाइम पे थे, तो इसमें क्या है कि कोई भी मतलब रिलेशन आपस में नहीं था, एक दूसरे से स्वतंत्र थे ये। तो इस बार पहली बार क्या है कि सेंट्रलाइजेशन की कोशिश की गई थी। उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए सेकंड काम जो किया गया, सुप्रीम का एक कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है, सेकंड पार्ट था, पहला तो सुप्रीम काउंसिल की स्थापना की गई, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। 1753 की व्यवस्थाओं, न्याय व्यवस्था को समाप्त करके कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और फर्स्ट टाइम में न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा ही की गई, और ब्रिटिश क्राउन के प्रसाद पर्यंत ये न्यायाधीश रह सकते थे। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में एक न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति ब्रिटिश क्राउन के द्वारा ही कर दी गई थी। इनके लिए ये ज़रूरी था कि ये लॉ की नॉलेज रखते हैं, और या फिर 5 साल का बैरिस्टर का इनका अनुभव हो। इसी के साथ में न्यायालय कंपनी के नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया। मतलब कोर्ट पे कंपनी का कोई नियंत्रण नहीं था। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, सेपरेशन ऑफ पावर को लागू कर दिया गया। और जो इसको पावर दी गई किन मामलों में सुप्रीम कोर्ट की अधिकारी थी, तो सिविल, ठीक है, धर्म से रिलेटेड, क्रिमिनल्स, रिट्स, और मैरिटाइन से रिलेटेड समुद्री क्षेत्राधिकार, एडमिरल्टी जुरिडिक्शन। फिर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी, ये इसको सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड रखा गया। नियम और उपनियम बनाने की इसको पावर दी गई। ओयर और टर्मिनल और जेल डिलीवरी का अधिकार इस सुप्रीम कोर्ट को दिया गया। जूरी की सहायता से निर्णय लेने का यहाँ पे प्रोविज़न रखा गया। गवर्नर जनरल और उसकी किसी भी गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के किसी सदस्य के विरुद्ध राजद्रोह और जघन्य अपराधों के अतिरिक्त सुनवाई कर सकता था। मतलब राजद्रोह और जघन्य अपराधों के अलावा सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ सुनवाई कर सकता था। ठीक है, उसके बाद में लॉ मेकिंग पावर की बात करें तो गवर्नर जनरल को लॉ मेकिंग पावर दी गई थी यहाँ पे। इस मतलब जब हम बात करते हैं सुप्रीम काउंसिल की स्थापना कर दी। सुप्रीम काउंसिल का काम क्या था, पूरे भारत में कानून बनाना, और उसका हेड क्या है, गवर्नर जनरल को बना दिया गया था। तो गवर्नर जनरल को लॉ मेकिंग पावर दी गई थी, परंतु वो सुप्रीम कोर्ट के नियंत्रण में थी।
ऐसे कानून नहीं बन सकते थे जो न्यायोचित न हो, ब्रिटेन की प्रभुत्ता के को मतलब किसी तरह से डिस्टर्ब ना करते हो, संसदीय विधान सम्राट के परमाधिकार और कॉमन लॉ के प्रतिकूल नहीं होने चाहिए थे। मतलब इस तरह के जो कानून थे वो क्या प्रभुत्ता, संसदीय विधान जो ब्रिटिश का है या कॉमन लॉ है, कॉमन लॉ के प्रतिकूल नहीं होने चाहिए। उसके अलावा गवर्नर जनरल द्वारा निर्मित जितने भी रूल रेगुलेशन, नियम, विधि, ये सारे क्या है, जब तक एनफोर्स नहीं हो सकते थे जब तक कि सुप्रीम कोर्ट में उनका रजिस्ट्रेशन नहीं करवा दिया जाता था। ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट में उनका रजिस्ट्रेशन किया जाना ज़रूरी था। इसी तरह से आगे हम इसका देखें कि भी इसमें और क्या प्रोविज़न रखे गए थे। हालांकि इसमें इससे ज़्यादा कोई प्रोविज़न नहीं थे। इससे ज़्यादा फिर उसके बाद में बातें आ जाती हैं कि जो 3 इसके रीज़न थे कि भी इसको जो रजिस्ट्रेशन क्यों किया जाना था। इसमें क्या था कि भाई गवर्नर जनरल कोई जल्दी से कोई मतलब जल्दबाजी में किसी विधि का निर्माण न कर पाए, या फिर सेकंड पार्ट में कहे कि सुप्रीम कोर्ट का विधान पर कंट्रोल रहे। इसीलिए क्या सुप्रीम कोर्ट के अधिकार में इनको रखा गया, मतलब सुप्रीम कोर्ट में इसका रजिस्ट्रेशन किया जाना जरूरी था। देखो इसके लिए एक बड़ी जटिल प्रक्रिया बनाई गई थी। जो रजिस्ट्रेशन है 20 दिन पहले इन नियमों उपनियमों को प्रकाशन किया जाना आवश्यक था। जब भी मतलब रजिस्ट्रेशन करवाया जाता था उससे पहले 20 दिन पहले इनका प्रकाशन किया जाना आवश्यक था। और पंजीकरण के पश्चात किसी व्यक्ति के द्वारा इनके प्रकाशन को 60 दिन के अंदर अंदर उसका विरोध उच्चतम न्यायालय में दर्ज करवाया जा सकता था। मतलब किसी भी व्यक्ति के द्वारा उसका विरोध दर्ज करवाया जा सकता था। इन नियम उपनियम और अध्यादेश जो थे इसकी प्रतिलिपि एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भेजना भी आवश्यक था। मतलब बहुत लंबा प्रोसीजर अपनाया गया था। इसका जो मेन रीज़न था वो ये था कि गवर्नर जनरल जल्दबाजी में विधि का निर्माण न कर पाए और जनता जो थी वो लागू होने वाली विधि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। इसी का सेकंड जो इस पे जो प्रतिबंध था, सेकंड रीजन इसका ये था, सुप्रीम कोर्ट का विधायन शक्ति जो है, मतलब लेजिस्लेटिव पावर है जो, उसके ऊपर कंट्रोल रहे और सुप्रीम कोर्ट यह भी देखे कि विधायन न्यायोचित या तर्कसंगत है या नहीं। ठीक है, उसके बाद में कुछ अन्य प्रावधान भी इसमें रखे गए कि गवर्नर जनरल जो है उसको 20,000 पाउंड वार्षिक के रूप में उसको वेतन देना तय किया गया और जो उसके मेंबर थे उनको 10,000 पाउंड वार्षिक वेतन देना तय किया गया और जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे उसको 8,000 पाउंड वेतन दिया जाना निश्चित किया गया। और इसके अलावा जैसे उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने का भी अधिकार प्रदान किया गया। सुप्रीम कोर्ट जो है उसको रिट जारी करने का भी अधिकार प्रदान किया गया। कंपनी के जो अंग्रेज कर्मचारी थे उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के चलो मतलब इतना देख लो आपके भी, ये जो मेन प्रोविज़न थे, बाकी तो ये शॉर्ट में प्रोविज़न है। इस तरह से क्या है कि भी रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। तो यहाँ पे एक बात मेन जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि रेगुलेटिंग एक्ट पहला एक्ट था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जारी किया था। उससे पहले भारत में जितने भी रूल रेगुलेशन कानून लागू होते थे वो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा लागू किए जाते थे, मतलब चार्टर जारी करके भारत में उनको लागू करवाया जाता था। और इसी समस्या को दूर करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया जाना पड़ा, क्योंकि उस टाइम में जितने बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, उनमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग चार्टर के द्वारा कानून व्यवस्था स्थापित की गई थी और यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन करने की एक कोशिश की गई थी, जिसके तहत रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लागू किया गया। ओके, इसको सुनना स्टूडेंट्स और देखो, आपके अगर इसमें समझ में आता है, काफ़ी हद तक कोशिश की है मैंने कि भी ये इजी रहे। ठीक है, ओके, थैंक यू।